बीइंग नाउ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बात करते हैं बजट के बारे में। इस साल का बजट कई मायनों में हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि ये उस टाइम पे अनाउंस किया गया है जहां पर सारी दुनिया कोविड क्राइसिस से जूझ रही है। हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि बिना बही खाते के, बिना सूटकेस के इस बजट को डिजिटल टैबलेट से अनाउंस किया गया है। इसके पॉजिटिव्स, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, मेरे ऊपर क्या पड़ने वाला है और पूरे देश पर इसका असर क्या रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखिए। कोविड क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये सारी चीजें थी जो बजट अनाउंस करने से पहले इन सारी चीजों पर कंसिडरेशन किया गया था। और ये बजट सिर्फ एक मामूली सी बजट नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण भी है जो हमें वी शेप्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है, जो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में मदद कर सकती है और हमारी पूरी इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक लाने में मदद कर सकती है। ये बजट दूसरे सालों से अलग है तो इसको उन सालों से कंपेयर करना भी सही नहीं होगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली बजट पर आते हैं। क्या है इस बजट में खास, क्या की पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेल्थ सेक्टर पर। ऑब्वियस था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेंडिंग होने वाली है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं था कि 137% ज्यादा इंक्रीज करेगी एलोकेशन। एक्सपर्ट्स का हालांकि कहना है कि ये जो 137% ज्यादा एलोकेट किया गया है ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं है। जैसे कि एक स्कीम अनाउंस की गई है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, और यहाँ पे 64,000 एलोकेट किए गए हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं है। दूसरी चीज, कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ एलोकेट किए गए और ये अमाउंट अगर जरूरत पड़े तो बढ़ा भी सकती है, ऐसा बोला है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स सेटअप किए जाएंगे। उसके अलावा क्लीन एयर पर फोकस किया गया है, पोल्यूशन रेट्स को घटाने के लिए जो कि हेल्थ से डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। पुरानी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एक लाई जाएगी। वाटर सप्लाई में, न्यूट्रिशन में, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है हेल्थ सेक्टर में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया गया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दिया गया है। डीएफआई, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट की गई। अब ये डीएफआई क्या है? होता ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज और जो भी कंपनीज हैं वो बैंक के पास जाती थी और बैंक से लोन लाती थी, लेकिन यहाँ पे खतरा था, यहाँ पे रिस्क था जो कि बैंक हमेशा नहीं उठाती थी कि अगर वो पैसे उनको रिफंड नहीं मिले, अगर बैंक का लॉस होता है तो पूरे कंज्यूमर्स जो भी बैंक से एसोसिएटेड हैं उनको डायरेक्टली इंपैक्ट रहेगा उस लॉस का। लेकिन अब डीएफआई के सेटअप के बाद ये सारी जो लेन देन का काम करेंगी पैसे का, वो डीएफआई। एजुकेशन सेक्टर में 3 बड़े बदलाव लाए गए हैं। पहला, 100 नए सैनिक स्कूल्स एस्टैब्लिश की जाएंगी। दूसरा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में सेटअप किया जाएगा और तीसरा, एक हायर एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद पहला ये बजट था, तो यहाँ पर कुछ हद तक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। हालांकि एक सेपरेट एलोकेशन नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ, फिर भी एलोकेट जितना भी है कोशिश किया गया है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। अब आइए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नजर डालते हैं। सबकी नजर यहाँ पे थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद, फार्म बिल्स के बाद और एमएसपी, एपीएमसी, इन सब चर्चों के बाद यह एग्रीकल्चर सेक्टर काफी डिमांड में था और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा खासा काम किया है। ऑपरेशन ग्रीन, जिसका एम ये था कि अवेलेबिलिटी और प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश की जाएगी कुछ वल्नरेबल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि पोटैटो, टमाटो, ऑनियन, और इन 3 प्रोडक्ट्स में और 22 प्रोडक्ट्स को ऐड किए गए हैं। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF को अब APMC यूज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तीसरी चीज, AIDC, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, कुछ 1 डजन आइटम से ज्यादा पर ऐड किए गए हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, डीजल। यहाँ पर ये जो
उससे जो रेवेन्यू जनरेट होंगी वो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस को बढ़ावा देने में मददगार होंगी। टैक्सेशन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, टैक्स स्लैब्स अनचेंज्ड हैं, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी यह है कि उनको अब वो परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना नहीं पड़ेगा। ये तो था बजट का एक ओवरव्यू। अब आइए बजट के पॉजिटिव्स के ऊपर नजर डालते हैं। पहला पॉजिटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है और ये एक वेलकमिंग स्टेप है। ये वेलकमिंग स्टेप है इसलिए क्योंकि ये फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में घटाएंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी चीज, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा एलोकेशन किया गया है। जहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमको सिर्फ 50 करोड़ मिला था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए, अब वो एलोकेशन को 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ाकर 566 करोड़ पर रखा गया है। तीसरी चीज, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। 35,000 वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया गया है, 137% ज्यादा एलोकेट की गई है हेल्थ सेक्टर को। तो हेल्थ सेक्टर में बिग प्लस है इस बजट में। तीसरी चीज, सपोर्ट किया गया है एमएसएमईज को। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहां पर काफी फोकस रहता है सभी का। हमारे ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर फोकस किया था और यहाँ पर हमारे बजट में उसके ऊपर भी अच्छा खासा नजर डाला गया है। चौथी पॉजिटिव यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी 5% से कट किया गया है गोल्ड में, सिल्वर में और लेदर प्रोडक्ट्स में, यानी ये सारी चीजें आपको सस्ती मिलने वाली। अब आइए इस बजट के कुछ नेगेटिव्स के ऊपर नजर डालते हैं। पहला जो बड़ा नेगेटिव है वो है एजुकेशन सेक्टर पे एलोकेशन। पिछले साल के तुलना में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के तुलना में 6% कम एलोकेट किया गया है एजुकेशन सेक्टर को। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस तो कर दिया गया था 2020 में, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल एलोकेशन नहीं की गई है। जो भी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर एलोकेट किया गया है उसी में से जो भी होगा वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जाएगा। दूसरी जो नेगेटिव है वो कस्टम ड्यूटीज। काफी सारे प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो एक्सपोर्ट है वो ड्यूटी ज्यादा होंगी, तो एक्सपोर्ट्स में दिक्कत आएंगी कस्टम ड्यूटीज लगाने के बाद। तीसरी जो नेगेटिव पॉइंट है, जो कि लगभग हर साल ही रहती है, ना तो टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खास है, ना ही मिडिल क्लास के लिए कुछ खास है। तो अगर आप इन दोनों में से हैं, सैलरीड मिडिल क्लास खास करके, तो इस बजट में आपके लिए उतना भी कुछ खास है नहीं। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह और रियलिटी अपनी जगह। लॉकडाउन ने, पैंडेमिक ने, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ने जो चैलेंज हमारे सामने और हमारी गवर्नमेंट के सामने पोज किया था उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। अगर आप मिडिल क्लास हैं, अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको उतना कुछ खास मिला नहीं इस बजट में। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि जो सिचुएशन में इस बजट को बनाया गया, जो सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, वो भी एक आम सिचुएशन नहीं था। ये वंस इन ए सेंचुरी काइंड ऑफ सिचुएशन था, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपने स्पीच में बताया। तो जो भी इस बजट में है, कुछ एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा एलोकेट किया जा सकता था, कस्टम ड्यूटीज़ को घटाया जा सकता था, लेकिन बाकी के जो प्रोविजंस इस बजट में हैं, जो भी सेक्टर्स को अलोकेट किया गया है, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बजट बहुत बड़ा प्लस है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।